अब ये क्या चीज़ें इन पे इंशाल्लाह आगे जाके फिर मैं बात करूँगा कभी। अभी आप लोगों को समझाने के लिए रेंट रेट आप लोगों को पता है कि जो किराया वगैरह होता है वो भी ऐसी बात है, खर्चा होता है फैक्ट्री वगैरह का, तो ये तमाम चीज़ें एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी दिन बाद आ रही है, उसके लिए माज़रत। और माज़रत करने की वजह यह है कि पीछे जो है हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह अब जो हैं वो होने हैं कुछ अर्से बाद। वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर के रिमोट इन्विजिलेशन जो है वो ACCA की तरफ से जो है वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं वो लोग। और अब क्योंकि 18 जो अभी इस महीने की गई है, 18 जून के अंदर फाइनली उन्होंने ईमेल कर दी थी कि आप लोग बुक्स वगैरह करा सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स वगैरह जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया देना। लेकिन ये है कि काफ़ी मिनॉरिटी बच्चे जो हैं वो दे रहे हैं, मेजॉरिटी क्योंकि जैसी बात है अभी इंस्टीट्यूट्स खुलने का वेट करेंगे। तो उसके लिए ये सीन चल रहा है कि जिन जिन बच्चों का माइंड है, जो इंटरेस्टेड हैं, जिनके पास मतलब वसाइल हैं, सोर्सेज वगैरह, जैसी बात है आप लोगों को पता है उन्होंने इतने हार्ड एंड टफ रूल दिए हैं कि जी आप लोगों ने 17 इंच का लैपटॉप स्क्रीन चाहिए, उनको ब्रॉडबैंड कनेक्शन, माइक्स, कैमरास वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा जैसी बात है हर एक के लिए अफोर्डेबल तो नहीं है। तो हम लोग भी, मैं और दोस्त वगैरह जितने भी हैं मेरे, जिन्होंने डेट्स वगैरह भी सोचा हुआ है उठाने का, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द डेट्स वगैरह लेके और पेपर वगैरह का सीन है देने का। तो दुआ करिएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करें मुझे भी और जितने स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने अभी देने हैं पेपर, तो उन सबको भी। और इसलिए काफ़ी दिन हो गए तो वीडियो वगैरह थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि अब पढ़ने वढ़ने का भी माहौल बनाया हुआ है, जैसे बात है डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ता है। ऊपर से गर्मी इतनी है ना यार कि कसम खुदा की दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। यहाँ तो बंदा अगर एक होता है ना कि इधर ड्राइंग रूम के अंदर इतनी, ये हमारा ड्राइंग रूम है जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा सलमान भी वीडियो वगैरह बना रहा होता है। तो ये पहले तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी, अब अल्लाह का शुक्र है इधर भी AC वगैरह का सिस्टम हुआ हुआ है, तो इधर भी चिल माहौल है, मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने जो FA1 की बनाई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर वीडियो, उसके अंदर आप लोगों को जाहिर सी बात है मैंने आपसे कहा था कि वो 2 घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा, 2 घंटे 8 मिनट की वो वीडियो है। उसके अंदर काफ़ी लोग जिनको इंटरेस्ट होगा वो देखेंगे, जो इंटरेस्ट जिनका नहीं है उस तरफ डेवलप, जाहिर सी बात है आजकल आवाम पसंद करती है कि व्लॉगिंग हो, उस तरह की वीडियोज़ हों। लेकिन वो मैंने वीडियो इसलिए बनाई थी कि जितने स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब, जाहिर सी बात है मैं दोबारा अपनी बात रिपीट करता हूँ कि अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं है, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट में जाते हो 80-80 हज़ार रुपये, 75-75 हज़ार रुपये आप लोग फ़ीस वगैरह देते हो उनको, और उसके बाद भी फिर आप लोगों को पता है कि टाइम वगैरह लगता है, और फिर टीचर्स के साथ मिलना, इंस्टीट्यूट जाना। ये वीडियोज़ उनके लिए होती हैं कि जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते, जिनको कुछ अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो वो ऑनलाइन के ज़रिए यूट्यूब के ऊपर ज़ाहिर सर्च वगैरह करेंगे तो उनको ये वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। बाकी नॉर्मल रूटीन के अंदर जिसने नहीं देखनी यार, वो जाहिर सी बात है किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन किसी को थोड़ी मालूमात चाहिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए मैंने वो वीडियो वगैरह बनाई थी। तो FA1 के अंदर तो आप लोगों को पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो तमाम की तमाम जो है वो कवर हो गई थी। और अब जो है जाहिर सी बात है एक FA1 सब्जेक्ट होता है और एक MA1 यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वीडियो मैं नहीं चाह रहा था कि इतनी लंबी बनाऊं, क्योंकि अगर वो मैंने 2 घंटे की बनाई तो जाहिर सी बात है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है ना उसकी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा कुछ अर्से बाद, लेकिन वो मैं बनाऊँगा चैप्टर वाइज। फॉर एग्जांपल जैसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, फिर उसके अंदर लेबर है, मटेरियल है, ओवरहेड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। लेकिन वो मैं पार्ट्स के अंदर वीडियो बना के ना, फॉर एग्जांपल 8 मिनट की, 10 मिनट की, जिसके अंदर मैं पूरा तरीके से उसको कवर अप करके और आप लोगों को बता सकूँ, उस तरीके से मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो आज मैं सोचा था कि आप लोगों को उसका फर्स्ट चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का, उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी डिटेल वगैरह दे दूँ कि उसमें क्या है और वो किस तरीके से होता है। तो इंशाल्लाह अब वीडियोज़ वगैरह मैं बनाया करूँगा, लेकिन कुछ अर्से बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा, फिर इंशाल्लाह जब पेपरों से फारिग हो गए तो फिर तो कोई टेंशन वगैरह नहीं है। तो और लेके चलता हूँ अब मैं आपको अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मेन मसला ये आता है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जी मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो बेसिकली ये मैनेजमेंट होती है कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी कंपनी होती है उसकी इंटरनल मैनेजमेंट वगैरह, जितने अकाउंट से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो तो खैर एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट करता है, ठीक है। जितने भी कैश फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड मामला हैं, लेकिन कंपनी के जो इंटरनल होता है, मार्केटिंग होती है, परचेज़ होती है, प्रोडक्शन वगैरह से जितने रिलेटेड डिपार्टमेंट एक कंपनी के अंदर होते हैं, जो कि डे टू डे रनिंग ऑपरेशंस को हैंडल आउट कर रहे होते हैं, और कस्टमर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, जितने भी मामला वगैरह वो देखते हैं, वो तमाम की तमाम मैनेजमेंट देखती है, ठीक है। मैनेजमेंट एक तो इंटरनल यूज़ के लिए होती है, और इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए जितने भी चीज़ें वगैरह होती हैं आपस में मामलात वगैरह की, वो तमाम के तमाम मैनेजमेंट करती है। तो MA1 के अंदर सबसे पहले तो बात होती है कि इसके अंदर चैप्टर होता है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर, ठीक है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर।
तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी यार मुश्किलात आ रही हो कि किस तरीके से ये दिखेगा आप लोगों को। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन, वैसे तो मेरी आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं ठीक तरीके से आपको बता सकूँ। अच्छा यार, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट बिहेवियर के अंदर सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कॉस्ट की डेफिनेशन। कॉस्ट होती क्या है, ठीक है। तो कॉस्ट हमारे पास होती है एक्सपेंसेस, आप लोगों को पता है एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जितने भी खर्चे वगैरह लगते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो हमारी कॉस्ट होती है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कॉस्ट की 3 तरीके की टाइप्स होती हैं, ठीक है। उसकी मतलब कॉस्ट की क्लासिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर आती है, सबसे पहले आती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, फिर आती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय नेचर, नेचर के बाद कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, और बाय फंक्शन के बाद होती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। सबसे पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 3 तरीके की कॉस्ट होती हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट के अंदर। बाय एलिमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है मटेरियल कॉस्ट, फिर हमारे पास होती है लेबर कॉस्ट, और फिर हमारे पास होती है एक्सपेंस, ठीक है। मटेरियल आप लोगों को पता है सीमेंट, ग्लास और जितने भी ये फैब्रिक्स वगैरह होती हैं मटेरियल में आ गई। उसके बाद लेबर आप लोगों को पता है क्या होते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं फैक्ट्री के सुपरवाइज़र्स आ सकते हैं, मतलब लाइन वर्कर्स आ सकते हैं आपके, उसके बाद जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आ सकते हैं। एक्सपेंसेस जो होते हैं, एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे जितने भी आपके खर्चे वगैरह होते हैं बिज़नेस के अंदर वो आ जाते हैं तमाम के तमाम, जिसके अंदर आपके रेंट आ जाते हैं, रेट आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन आ जाती है। अब ये क्या चीज़ें, इन पे इंशाल्लाह आगे जाके फिर मैं बात करूँगा कभी। अभी आप लोगों को समझाने के लिए रेंट रेट आप लोगों को पता है कि जो किराया वगैरह होता है वो भी ऐसी बात है, एक खर्चा होता है फैक्ट्री वगैरह का, तो ये तमाम चीज़ें एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। दूसरी, पहली हो गई बाय एलिमेंट, अब दूसरी है कॉस्ट बाय नेचर। तो नेचर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो होती है डायरेक्ट नेचर और एक होती है इनडायरेक्ट नेचर। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है? यह डायरेक्ट नेचर वो चीज़ होती है कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट विच वी ट्रेसेबल ऑन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाई ऑन 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी कॉस्ट जो कि एक यूनिट पे आइडेंटिफाई हो सके वो कहलाती है अपना डायरेक्ट कॉस्ट, और जो ना हो सके वो होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की मैं एग्जांपल आपको वो समझाने के लिए बता दूं कि मटेरियल के अंदर सबसे पहले तो देख लेंगे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है। मटेरियल के अंदर अगर डायरेक्ट कॉस्ट की बात की जाए तो उसके अंदर रहती है आपके पास, अच्छा दूसरी चीज़ आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे लग रही हो, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे ना लग रही हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? अब मटेरियल के अंदर अगर डायरेक्ट बात करें तो डायरेक्ट क्या चीज़ लग रही होती है? लेदर लग रहा होता है, ठीक है, ग्लास लग रहा होता है, सीमेंट लग रहा होता है, ये आगे मटेरियल। और अगर हम लोग इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जी? नेल्स आ गए, स्क्रूज आ गए, बोल्ट आ गए, और इंक ऑफ मार्कर आ गई। मतलब तमाम वो चीज़ें नहीं है जिनको ना आप लोग मेजर कर सकते हो, ये ना ही डायरेक्ट प्रोडक्ट पे लग रही होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई, ये नेल्स, स्क्रूज वगैरह तमाम की तमाम आ गई इनडायरेक्ट उसके अंदर। डायरेक्ट जो डायरेक्ट लग रही हो, ना लग रही हो। अब दूसरी अगर मैं बात करूँ लेबर की, आप लोगों को एग्जांपल दूँ तो लेबर के अंदर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कौन कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट प्रोडक्शन पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पैकेजिंग स्टाफ हो गया, हमारे लाइन वर्कर्स हो गए, फिर हमारे पास मशीन ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है, ये तमाम आ गए। उसके बाद अगर इनडायरेक्ट हो जो कि उधर से आउट है, तो आप लोगों को पता है सिक्योरिटी गार्ड, उसका कोई काम नहीं है, उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर बाहर होता है, तो ये इनडायरेक्ट लेबर है। उसके बाद सुपरवाइज़र जो होता है वो सुपरवाइज तो कर रहा होता है लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन के अंदर उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो सुपरवाइज़र जो होता है फैक्ट्री का वो भी इनडायरेक्ट लेबर में आ गया। अब एक्सपेंसेस भी 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? रॉयल्टीज़ और दूसरे होते हैं स्पेशल टूल्स। अब ये रॉयल्टीज़, स्पेशल टूल्स क्या है? रॉयल्टीज़ आप लोग इसको कह सकते हैं कमीशन पेड टू इन्वेंटर्स, ठीक है, रॉयल्टीज़। उसके बाद स्पेशल टूल्स क्या है? इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं स्पेशल टूल्स के अंदर आप लोगों के पास विंडोज़ आती है और जितने भी अपना मैप्स वगैरह, इसकी एग्जांपल आप लोग स्पेशल टूल्स में दे सकते हैं। और इनडायरेक्ट के अंदर आप लोगों को पता है जो डायरेक्ट नहीं है, मतलब रेंट और रेट्स, इंश्योरेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें आ गई कहाँ पे? इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे। अच्छा, आप लोग ये रॉयल्टीज़, स्पेशल टूल्स के अलावा एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं कि अगर आप लोग कोई हायर वगैरह करें लेबर को किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर, तो वो भी इधर आ सकते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो टाइप थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट देख लिया, बाय नेचर देख लिया, अब तक कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। फंक्शन में 2 तरीके के होते हैं, फंक्शन भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, और एक होता है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पीरियड कॉस्ट, ठीक है। अब प्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं आप लोगों को मैंने अभी बात की, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, ठीक है।
मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक्सपेंस कॉस्ट को तीनों को मिला के बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। और अगर हम लोग बात करेंगे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कौन कौन सी होती है? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर आपके पास आ जाती है एडमिन कॉस्ट, उसके बाद आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिर सेलिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट और R&D से मुराद रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो इसके अंदर एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं कि अगर आप लोग एडमिन कॉस्ट की एग्जांपल दें तो उसके अंदर आ जाएगी डेप्रिसिएशन और रेंट वगैरह। सेलिंग कॉस्ट की एग्जांपल दें तो सेलिंग कॉस्ट के अंदर आपके पास आ जाएगी मार्केटिंग की कॉस्ट और फ्री सैम्पलिंग या स्टाफ कमीशन वगैरह। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर दो तरीके की कॉस्ट होती हैं, एक तो वेयर हाउस की कॉस्ट होती है, ठीक है, और एक आपकी व्हीकल जिसके थ्रू आप लोग डिलीवरी वगैरह करते हैं वो होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आप लोगों का रेंट रेट वगैरह ये तमाम चीज़ें आ गई, और व्हीकल के अंदर आप लोगों की ड्राइवर की कॉस्ट आ गई, गाड़ी की मेंटेनेंस आ गई, गाड़ी का फ्यूल वगैरह तमाम चीज़ें उधर आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसकी उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट की, तो इंटरेस्ट कॉस्ट का दूसरा नाम जो है वो है फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट के एग्जांपल आप लोग बैंक लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल थी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। उसके अंदर क्या चीज़ होती है? उसके अंदर आप लोग बता सकते हैं कि साइंटिस्ट की सैलरीज होती है, फिर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उसके बाद इक्विपमेंट्स वगैरह होती हैं, फिर रेंट लाइट्स वगैरह भी उसके अंदर आ सकता है। ये था एरिया जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन का। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के कि मतलब उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंदर कॉस्ट क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले तो जी होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या चीज़ होती है? प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारा आता है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट जैसे हम ये पीछे बात करके आए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर की, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को मिलाएं तो बनती है प्राइम कॉस्ट। ओवरहेड्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये बना के हमारे पास बनते हैं जी ओवरहेड्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हमारे पास आती है प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ये प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास होती है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को मिलाएं तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। उसके अलावा अब हमारे पास आ जाती है जी टोटल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हम अपनी टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट के अंदर आ जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। इन तमाम को मिला के हमारे पास बनती है टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट पार्ट था जी इसका कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर क्या होता है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर के अंदर चार तरीके की कॉस्ट होती हैं। एक तो होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये चार तरीके की कॉस्ट आती हैं। मैं बताता हूँ वन बाय वन इनके अंदर है क्या। यार इसके अंदर कुछ इस तरीके से आप लोग एग्जांपल ले सकते हो कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, इनके मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि सबसे पहले आप लोग एक कॉलम बनाए यूनिट्स का, फिर बनाए टोटल कॉस्ट का, और फिर बना दें इधर एंड में कॉस्ट पर यूनिट का, ठीक है। अब 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए 25,000 की कॉस्ट आ रही है और कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 25। फिर 2000 को बनाने के लिए 50,000 की कॉस्ट आ रही है और कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 25। इस तरीके से अगर तो कॉस्ट पर यूनिट हमारा हमेशा सेम होगा और टोटलिटी के अंदर कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होगी, तो ये होगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर कॉस्ट पर यूनिट जो है वो चेंज करेगा, फॉर एग्जांपल इधर 25 होगा, इधर 35 होगा, लेकिन उसके अंदर ये जो कॉस्ट आ रही है ये सेम होगी, तो ये बन जाएगी हमारी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जिसके अंदर वेरिएबल का एलिमेंट भी हो, फिक्स का एलिमेंट भी हो, तो ये बन जाती है सेमी वेरिएबल। अब स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट यार इस तरीके से होती है। स्टेप फिक्स कॉस्ट की मैं आपको एग्जांपल दूं तो सुपरवाइज़र की सैलरी होती है। स्टेप फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि एक स्टेट लेवल के ऊपर जारी होती है, ठीक है। यानी कि मतलब ऐसी कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टेंट ऑन अ स्पेसिफिक रेंज बट आफ्टर दिस लेवल स्टेप अप विद अ फिक्स यूनिट, ठीक है। मतलब उसके बाद एक स्टेट जारी होती है लेकिन अचानक से वो स्टेप अप हो जाती है। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से होता है जिसके अंदर आप लोग बता सकते हैं कि सुपरवाइज़र की सैलरी इसके लिए एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास होती है, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल रहती हैं, और फिक्स कॉस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट कह सकते हैं। तो ये थी जी इसकी चार टाइप्स वगैरह जिसके बारे के अंदर अभी हम लोगों ने बात की। उसके अलावा इसके अंदर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी हैं और ज़रा न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं, ठीक है।
तो वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नुमेरिकल। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।